नमस्कार मित्रों, आप सभी का जो है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति के निर्माण के संदर्भ में हम लोग जो है पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज ये वीडियो जो है हमारा उसमें कुछ जो है टॉपिक हमारा छूट गया था, आज उस टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में नदी के अपरदन और निक्षेपण से किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, इसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आप सभी के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी इत्यादि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और आप लोग जो है जैसे जैसे ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आप लोग वैसे वैसे जो है टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सेट होगा, किसी के पास यूथ कंपटीशन का होगा, किसी के पास घटना चक्र होगा, किसी के पास कोई भी प्रैक्टिस सेट होगा, तो आप उसे चैप्टर वाइज जो है अगर सॉल्व करते जाएंगे तो हमने आप लोग को बताया कि सारा क्वेश्चन जो है आपका इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग जो है हमारा टॉपिक यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका था, ज्यूनिन तक जो है कंप्लीट हो चुका था, वो स्तंभ तक। और यहाँ से हमको बताना था, ठीक है, कहाँ से इन केंटर क्या होता है, जबी केंटर क्या होता है, डबी केंटर क्या होता है, मिंटी फैक्स क्या होता है। आज हम लोग इस यहाँ से जो है वीडियो को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो पहला है कि इन किंटर किसे कहा जाता है। इन किंटर किसे कहते हैं, हमने बार बार आप लोग को बताया कि मरुस्थल होता है, मरुस्थल में जो है पवनें चलती हैं, पवनों के द्वारा या तो अपरदन होगा या तो निक्षेपण होगा। तो यहाँ पर जो है, और हमने पहले वाले वीडियो में आप लोग को अपवाहन भी बता दिया था, और अपवाहन के साथ ही साथ अपघर्षण भी बता दिया था, और साथ में सन्निघर्षण बता दिया था। तो अपवाहन कहाँ पे कैसे होता है, अपघर्षण कहाँ पे कैसे होता है पवन द्वारा, और सन्निघर्षण कैसे होता है। आप लोग अगर वीडियो को, पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति के टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है अब देखेंगे इन केंटर किसे कहते हैं। इन केंटर जो होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन के द्वारा जब किसी गोलाश्म के, ये क्या है गोलासा, ये गोला है, इसी को हम क्या कहेंगे गोलाश्म। जब मरुस्थलीय क्षेत्र में किसी पवन के द्वारा अपघर्षण की क्रिया से किसी गोलाश्म के एक भाग में या किसी गोलाश्म के एक दिशा में जो है अपघर्षण की क्रिया होती है, तो उसे क्या कहते हैं, इसी को ही इनकेंटर कहा जाता है। तो हम आप लोग को जानकारी के लिए यहाँ पे जो है ये आपका क्या है, ये गोलाश्म है, ये क्या है गोलाश्म है। और ये गोलाश्म के किसी एक दिशा में जब पवन के द्वारा अवघर्षण की क्रिया कर दी जाती है, तो उससे जो चिकनी सतह का निर्माण ये हो रहा है, इसी को ही इनकेंटर कहते हैं। अब दूसरा, जवी केंटर किसे कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे चित्र में कि इसमें जो है दो दिशाओं में चिकनी सतह का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बताएंगे कि जब किसी गोलाश्म के दोनों दिशाओं में, ये क्या है हमारा, ये हमारा गोलाश्म है, ये हमारा गोलाश्म है, पूरा गोला जो है क्या है गोलाश्म है। जब किसी गोलाश्म के दोनों दिशाओं में पवन के द्वारा अपघर्षण की क्रिया से चिकनी सतह का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को जवी केंटर। मतलब जब किसी गोलाश्म के दोनों दिशाओं में पवन के अपघर्षण से जो है चिकनी सतह का निर्माण होता है, इसी को हम जवी केंटर कहते हैं। जब एक सतह का निर्माण होगा तो इन केंटर, जब दो सतह का निर्माण होगा तो जवी केंटर, और जब तीन चिकनी सतह का निर्माण होगा तो इसी को जो है हम क्या कहेंगे, इसी को हम जो डबी केंटर कहेंगे। यहाँ पर भी वही चीज कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन के द्वारा जब किसी गोलाश्म की तीनों दिशाओं पर पवन के द्वारा अपघर्षण की क्रिया कर दी जाती है, तो उससे जो है क्या होता है कि तीन सतह का निर्माण होता है। तो इस तीन सतह को जो हम क्या कहते हैं, इसी को हम जो है डबी केंटर कहते हैं। और आप लोग को जो हम बता देते हैं, अगर जो लोग इस वीडियो में नए भी देख रहे होंगे, अपघर्षण क्या होता है, कि अपघर्षण को बता देते हैं, चूंकि यहाँ पर बीच बीच में बार बार अपघर्षण शब्द आ रहा है। अपवाहन तो आप लोग इसी से समझ सकते हैं, अपवाहन क्या है, पहले वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा। अपघर्षण का मतलब होता अपघर्षण, अगर हम हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो इसमें भी एक घर्षण की क्रिया काम कर रही है। तो सेम इसी प्रकार क्या होता है कि मरुस्थल जो होता है, मरुस्थल में जो पवनें चलती हैं, उन पवनों के द्वारा जो है अपने साथ में कुछ बालू के अवसादों को भी उड़ाया जाता है।
जब बालू के अवसादों को भी उड़ाया जाता है तो वो बालू के जो कण होते हैं जब किसी चट्टान से जो है टकराते हैं तो उनको देखते होंगे कि उनको रगड़ रगड़ के उनका अपरदन कर देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को अपघर्षण कहते हैं, मतलब किसी चीज को बार बार घिस घिस के उसको जो है बना देना। और सन्निघर्षण, सन्निघर्षण मतलब जो है पवन में मौजूद अवसाद के कण जब आपस में ही रगड़ कर कर सूक्ष्म में टूट फूट जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सन्निघर्षण। मतलब अवसाद जो होता है उसी के आपस के ही कण जब आपस में जो है टकरा कर टूट फूट जाते हैं उसी सन्निघर्षण कहते हैं। अपघर्षण में हमने क्या बताया कि अवसाद है, अवसाद में जो जो मौजूद हैं कंकड़ वगैरह बालू वगैरह और जब किसी बाहरी चट्टान के संपर्क में आते हैं उनके द्वारा जो है कोई काम किया जाता है तो वो अपघर्षण होता है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगा। मेंटीफैक्स क्या होता है, मेंटीफैक्स यहाँ पर देखिए कुछ शब्दावली ज्योग्राफी में ऐसा होता है कि उस शब्दावली का बार बार दोहराव होता है, बस वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर हमने 3 सतह बताया, यहाँ पे 4 सतह का निर्माण हो रहा है। फिर यहाँ पर हमें हमारे द्वारा वही बताया जाएगा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के द्वारा अपघर्षण की क्रिया होती है। जब किसी गोलार्ध पर अपघर्षण की क्रिया जो है किसी गोलार्ध में चारों दिशाओं में होती है और चिकनी सतह का निर्माण हो जाता है, उसी से जो है मेंटीफैक्स का जो है निर्माण होता है कि हमारा मेंटीफैक्स हो गया। एक सतह का निर्माण हुआ तो जो है इनकेंटर, 2 सतह का निर्माण हुआ तो जो है जवेकेंटर, 3 सतह का निर्माण हुआ अगर अपघर्षण से तो इसी को डवेकेंटर, अगर 4 सतह का निर्माण हुआ इसी को मेंटीफैक्स कहा जाता है। तो ये आपका जो है ये तो आपका यहाँ तक अपरदनात्मक जो है स्थलाकृति रहा। अब आपको मित्रों इतना तो हमेशा रटा होना चाहिए ये चीजें कि वातगर्त एक जो है हमने जो चित्र सारा बनाया हुआ है एक कल के वीडियो का है ये वाला, तो आपको इतना सारा चीज पता होना चाहिए भाई वातगर्त क्या होता है, इंशेल वर्ग क्या होता है, मेषाबूटी क्या होता है, ज्यूनेन क्या होता है, यार्डंग क्या होता है, भूस्तंभ क्या होता है, छत्रक शिला क्या होता है, मेंटीफैक्स, इनकेंटर, जवेकेंटर, डवेकेंटर, मेंटीफैक्स ये सब क्या होते हैं। पूछ लेगा प्रश्न कि पवन के द्वारा अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों का नाम 3 विकल्प में दे देगा, यहाँ से उठा के दे देगा और फिर 2 विकल्प दे देगा मरुस्थलीय क्षेत्र में जो नदी के द्वारा बजादा क्या होता है, पेडिमेंट क्या होता है और फिर जो है यहाँ पर बाल्सन क्या होता है और फिर जो है प्लाया झील क्या होता है। अगर आपको अस्पष्ट है तो आप तो टिक तो सही मार देंगे, अगर गलत है आपका स्पष्टीकरण जो है नहीं है तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है प्रश्न की क्लियरिटी होना जरूरी है। अब फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपरदन निक्षेपण से निर्मित, ये तो अब तक अपरदन का सारा चीज चल रहा था, अब इसमें हम लोग निक्षेपण देखेंगे। निक्षेपण मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन की निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति। तो निक्षेपण तो इसमें आप लोग देखे होंगे, नाम सुने होंगे कि बरखान क्या होता है। ठीक है, हम लोग बरखान को देखेंगे, सीप को देखेंगे, ये सब क्या होते हैं। निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम कुछ चीजों को देखेंगे, जैसे बरखान क्या होता है, सीप क्या होता है। एक तो इसके अंतर्गत देखेंगे बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ, बालू का स्तूप, इससे क्या बनता है, बरखान। अभी यहां से जो है सारा आंसर निकल जाएगा। फिर अनुदैर्ध, अनुदैर्ध जो है बालू का स्तूप, ये क्या है आपका, सीप है।
तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है पवन के द्वारा बालू के स्तूप का निर्माण कैसे होता है। तो हमने वात गर्त के संदर्भ में आप लोग को जो है बताया था कि वहां पे वात गर्त का जो निर्माण होता है अपवाहन की क्रिया से ही होता है। बाकी हर जगह हमारे द्वारा अपघर्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर मित्रों देखेंगे, अगर मान लेते हैं क्या है, ये जो है मरुस्थल है। हम बार बार यहाँ पे आप लोग को बताने का प्रयास किया है कि मरुस्थल होगा तो वहाँ पे पवन होगा, पवन होगा तो वहाँ पे बालू होंगे, बालू होगा तो वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपण होगा, या एक स्थान से पवन के द्वारा दूसरे स्थान पर अपर्दन भी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो बालू का जो स्तूप होता है इसका निर्माण कैसे होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के द्वारा क्या होता है कि मरुस्थल होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के द्वारा क्या किया जाता है कि बालू को जो है बालू को किसी अन्य स्थान पर निक्षेपित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? निक्षेपित कर दिया जाता है। तो इससे जो टीला रूपी स्थलाकृति का निर्माण होता है इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मान लेते हैं ये है और यहाँ से जो है पवने क्या गई, यहाँ पर ये सब बालू का कण है और मरुस्थल से जो है यहाँ से पवने यहाँ पर ले जाकर पवनों के द्वारा बालू का निक्षेपण किया जा रहा है। तो इसकी आकृति क्या बन जाएगा? एक टीला रूपी आकृति नुमा बन जाएगा। ठीक है, तो इस टीला रूपी को ही हम लोग क्या कहते हैं कि बालू का स्तूप। फिर से कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनों के द्वारा अवसादों के निक्षेपण से निर्मित टीला रूपी स्थलाकृति को ही जो है बालू का स्तूप कहा जाता है। जब इसी बालू का ये जो स्तूप है, जब इसी स्तूप के अनुप्रस्थ दिशा में, अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? लंबवत दिशा में। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? लंबवत। जब बालू का जो स्तूप होता है इसी के लंबवत दिशा में या अनुप्रस्थ दिशा में जो है किसका निर्माण हो जाता है? अनुप्रस्थ दिशा में पवने जो है संचरित होती हैं या बालू का निक्षेपण हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान। जब स्तूप का जब बालू के स्तूप के लंबवत दिशा में, पवन के लंबवत दिशा में जो है बालू का निक्षेपण हो जाता है, पवनों के द्वारा निक्षेपण हो जाता है, तो यहाँ पर जो है किसका निर्माण होगा? बरखान का निर्माण होगा। सेम इसके विपरीत देखेंगे कि जब जो बालू का स्तूप होता है, जब पवनों के द्वारा बालू का निक्षेपण या अवसादों का निक्षेपण जो है जो टीला रूपी स्थलाकृति होती है इसी के क्षैतिज हो जाता है, मतलब अनुदैर्ध्य हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? सीप कहते हैं। क्या कहते हैं? सीप कहते हैं। मतलब जो टीला रूपी स्थलाकृति होगा और जो टीला रूपी स्थलाकृति होगा अगर उसके अनुप्रस्थ जो है अवसादों का निक्षेपण होता है तो उसे बरखान, और जब क्षैतिज में, क्षैतिज का मतलब ये, जब अगर क्षैतिज में होता है तो इसी को हम सीप कहते हैं। और जो सीप होता है दो सीप के मध्य के क्षेत्र को गासी कहा जाता है। मान लेते हैं ये सीप है, ठीक है, इसके और इसके, मान लेते हैं ये सीप है और ये सीप है, इसी का जो मध्य वाला पार्ट है इसी को क्या कहते हैं? गासी कहा जाता है। गासी, गासी। इसमें जो है कुछ इस प्रकार की आकृति जो है बनेगी। इसमें दो हार्न होते हैं, दो हार्न होते हैं, ये हार्न होते हैं। बरखान जो है, बरखान, और यहाँ पर आपका जो है ये सीप, सीप, ये चीज। अब इसमें आप लोग का प्रश्न पूछ लेता है। अब देखिए, अब जैसे अगर हमारे द्वारा जो अनुप्रस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है, अनुप्रस्थ मतलब लंबवत। अब लंबवत में जो है आपकी जैसे सूर्य की किरणें हो गई, प्रकाश हो गया, तरंग हो गया, ये सब क्या है? ये सब लंबवत हैं। लेकिन अगर अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य का प्रयोग किया गया तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ध्वनि हो गया। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि तो ऐसे ऐसे ही बढ़ता है, और जो सूर्य के प्रकाश होते हैं या तरंग होता है वो सब क्या चलता है? लंबवत चलता है। तो आप इसका उदाहरण भी समझ सकते हैं। तो ये जो है आज आपका मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति जो है ये कंप्लीट हुआ। अब इसी के बाद जो है हमारा अब स्टार्ट होगा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां।
बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है आप लोग लास्ट तक बने रहिए।